नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत कई मोर्चों पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति के जरिए ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित कर रहा है। लेन देन समेत बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल बनाने के मामले में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। कई देशों की स्टडी में ये बात सामने आई है कि डिजिटल बैंकिंग के मामले में भारत की बुनियादी संरचना कई विकसित देशों से भी बेहतर है। भारत को डिजिटल पेमेंट का लीडर बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यूपीआई का। यही कारण है कि अब यूपीआई की पहुंच भारत से बाहर भी मजबूत होने लगी है और फ्रांस के बाद अब भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की सर्विस मॉरिशस और श्रीलंका में भी शुरू हो गई है। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई ही नहीं बल्कि रुपए कार्ड सर्विस भी लॉन्च की गई है। भारत के बाहर यूपीआई सेवाओं के लाभ और दुनिया को कैशलेस करने और डिजिटल भुगतान क्रांति में भारत के यूपीआई की बढ़ती भूमिका पर चर्चा के लिए होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान। आइए शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम को। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के लॉन्च से दोनों देशों के नागरिकों को काफी सुविधा होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के अभिषेक के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सदियों पुराने आर्थिक संबंधों पर भी जोर दिया। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है। उन्होंने सागर को देश का समुद्री विजन बताया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास भारत का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता। भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट। हमारा मैरीटाइम विजन है सागर। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मॉरिशस के पीएम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया, तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion
because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। देश के छोटे से छोटे गाँव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकल से ग्लोबल हो रहे भारत के यूपीआई पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दक्षिता दास, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी वित्त मंत्रालय, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दायरा भारत के यूपीआई का बढ़ रहा है, दुनिया में भारत के यूपीआई का डंका बज रहा है, और क्या इसे इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह से कई विकसित ऐसे देश हैं जो अभी भी इसका मुकाबला या भारत के यूपीआई की तरक्की के सामने छोटे दिखाई देते हैं? वाकई में ऋतु जी, ये एक बहुत ही अनोखा किस्म का एप्लीकेशन है जिसको कि भारत का एक आप कह सकते हैं एक यूनिक फीचर है। और इससे हम लोगों ने जो आज प्रधानमंत्री ने मॉरिशस और श्रीलंका के साथ समझौता किया है, और इससे पहले यूएई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फ्रांस में हमने देखा था कि आईफिल टावर पर हुआ था। इस सब से ये पता चलता है कि विश्व में यूपीआई को लेकर बहुत ही रुचि है, और इसकी जो जितनी सराहना करी जाए उतनी ही कम है। आपको तो मालूम ही है कि ये ना केवल आम जनता के लिए सुविधाजनक है, बल्कि व्यापारियों के लिए भी बहुत ही सुविधाजनक है। और इसमें कंप्लेंट्स भी कम हैं, और इसमें बहुत सारे बैंकिंग की सुविधाएं जुड़ जाती हैं। जी दक्षिता जी, हम चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी कहा कि ये सिर्फ आम नागरिक के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी, ईज ऑफ लिविंग ही नहीं, ईज ऑफ बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीआई रुपए का है। यूपीआई किस तरह से आने वाले समय में भारत के तमाम देशों के साथ आर्थिक संबंधों में भी एक बड़ा बदलाव लेके आने जा रहा है? देखिए, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा ये रोल निभाएगा, क्योंकि जो भारत ने किया है, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अनोखी चीज है। और ये केवल, इसको अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं, ये केवल 2016 में लॉन्च किया गया था, और एनपीसीआई ने इसमें इतनी मेहनत करी है। और आज की तारीख में अगर आप देखें, हर भारतीय के हाथ में, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसके हाथ में वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। तो जहां पर हम जाएंगे, सीमा पार सहयोग करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, पर्यटक जाएंगे वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए, अगर ये इतने सारे देशों में ये इसका प्रचार होगा तो आने वाले दिनों में और जागरूकता होगी और उत्सुकता होगी कि इसको अपनाया जाए जी। और इससे मेरे हिसाब से व्यापार पर और सीमा पार सहयोग पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। दक्षिता जी, 10 से ज्यादा देशों के साथ भारत में आज यूपीआई और रुपए कार्ड के साथ एक तरह से सहयोग हो रहा है, और आज जब मॉरिशस, फ्रांस के बाद मॉरिशस और श्रीलंका भी जुड़ गए हैं इसके साथ, तो आप आने वाले समय में किस तरह से देखती हैं, या पिछले 10 साल में कौन से वो बड़े बदलाव भी किए गए हैं यूपीआई को लेकर, जब अन्य देशों के साथ हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, यूपीआई अभी 2016 से, जैसे मैंने कहा, आज हम 2024 में बैठे हैं। 8 साल के अंदर यूपीआई ने अपने आप को बहुत ही मजबूत किया है। आज की तारीख में हम देखें तो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूपीआई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता है, और इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आपका फेल नहीं करता है, और इसका कंप्लेंट मैकेनिज्म बहुत है, इसकी सिक्योरिटी है क्योंकि ये पुल एंड पुश टेक्निक से बना हुआ है। इसमें आपका ऑथेंटिफिकेशन फैक्टर भी सुरक्षित करता है आपके ट्रांजैक्शन को। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आप 24 घंटे 365 दिन इसका बिना बेफिक्री से उपयोग कर सकते हैं।
इसलिए मेरे हिसाब से ये एक एनपीसीआई और आरबीआई का बहुत बड़ा, हम गर्व से कह सकते हैं कि जो उन्होंने ये चीज पर काम किया है बहुत ज्यादा महानता रखता है पूरे विश्व में। अगर हम देखें बड़े बड़े इकोनॉमिक देशों में जो है, ये इकोनॉमीज में यूपीआई जैसी चीज नहीं है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जी, दक्षिता जी, आप जब भारत में और तमाम देशों के साथ संबंधों को देखते हैं तो पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने पर भी भारत का विशेष जोर रहता है। क्या उस तरफ भी ध्यान देते हुए आपको लगता है कि भारत से जितने पर्यटक इन देशों में जाते हैं, खासकर जिन देशों में आज की तारीख में यूपीआई के सहयोग के साथ दोनों ही देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों में भी जब वहाँ के भी लोग भारत आते हैं तो किस तरह से ये एक बड़ी सुविधा देता है जो पहले एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था? क्योंकि आपका सीधी सी बात है कि अब आपको परेशानियों में जाना ही नहीं है, आपको एक मोबाइल फोन चाहिए और आपको एक एप्लीकेशन चाहिए और वो आपके बैंक से जुड़ी हुई है। और ये तो नहीं है कि आप केवल एक ही बैंक की एप्लीकेशन ले सकते हैं, आप कई बैंकों में जोड़े अपने यूपीआई को। आपको वो सब जो एक समस्या थी कि मुझे कैश ले जाना है, मुझे फॉरेन एक्सचेंज पर अपना जूझना है, वो सब चीजें आपकी सुविधाजनक हो जाएंगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी पर्यटकों के लिए। पर मेरे हिसाब से नजदीकी देशों में जो हमारा साउथ एशिया में रोल होगा, उसमें ये व्यापार पर इस पर बहुत असर पड़ेगा जी, और दोनों तरफ से जी, मतलब यहाँ पर भी और वहां पर भी जो आपके साथी देश है उन पर भी बहुत फर्क। दक्षिता जी, अगर मतलब हम ये कहें कि कुछ बातों पे अगर हम इस तरह से बात करें कि किन और देशों के साथ बातचीत आगे जारी है कि जिसमें ये सूची आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार दुनिया में दायरा यूपीआई और रुपए कार्ड का बढ़ रहा है, तो वो कौन से देश हैं जिनके साथ बातचीत भी इस समय जारी है? और जल्द ही क्या पड़ोसी मुल्कों में हम सभी देशों के साथ इस सहयोग को अब हम और कुछ समय में पूरा कर लेंगे? हाँ, हमने जो अखबारों में ही पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, कई देश हैं जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शायद कॉमनवेल्थ के फोरम में या G20 में तो इसकी चर्चा हुई थी। तो और देशों ने अपना रुझान तो दिखाया, ये वक्त की बात है, कुछ दिनों में ये जरूर फैलने वाला है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूनिक है और भारत ने अपनाई है और भारत ने इसको डेवलप करी। जी, दक्षिता जी, शुरुआत हुई थी P2P से और P2M के साथ इसकी शुरुआत हुई थी यूपीआई की। आज हम उसे बहुत पीछे छोड़ के 2016 से काफ़ी आगे निकल आए हैं। तो आप आने वाले समय में भी यूपीआई की इस शुरुआत के अहम पड़ावों से आगे बढ़ते हुए कौन से बड़े पड़ाव अब देख रही हैं भविष्य में जो यूपीआई के साथ जुड़ेंगे? एक जो बहुत ही हमारे सामने चैलेंज आने वाला है वो है डिजिटल करेंसी को लेकर, जो डिजिटल रुपी है। तो यूपीआई और डिजिटल रुपी में क्या तालमेल बैठेगा, कैसे वो दोनों एक संतुलित ढंग से जुड़ेंगे, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए आने वाले दिनों में देखना है कि एनपीसीआई और आरबीआई उसको कैसे जोड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दक्षिता जी इस पूरे मामले पे विस्तार से चर्चा करने के लिए, और भविष्य में भी क्या क्या और कुछ किया जा सकता है यूपीआई को लेकर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी की तरफ भी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं और हो सकता है उसको एक विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद दक्षिता जी हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रोजगार मेले की। किस तरह से युवाओं को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर रही है सरकार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मोदी सरकार की गारंटी,
हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवकों को आज 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय में विभिन्न पदों पर भर्ती होकर सरकार में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि पूर्व की सरकारों पर भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होने से नियुक्ति पत्र मिलने तक ज्यादा समय लगता था, इससे रिश्वत का खेल भी होता था। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। और रोजगार मेले पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेहमान अश्विनी महाजन, इकोनॉमिक एनालिस्ट। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, एक ऐसे समय में हम रोजगार मेले की पारदर्शी प्रक्रिया को देख रहे हैं, जब हम देखते हैं कि कई राज्यों में जब सरकारी नौकरियों की भर्ती होती है तो किस तरह से धांधली और किस तरह से उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन रोजगार मेले की 12वीं कड़ी आज पूरी हुई है। 1 लाख नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने दिए हैं। तो युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि कई और बड़े उदाहरण पेश करता ये रोजगार मेला है देश में? सर, आपकी आवाज शायद म्यूट पर हैं आप। लंबे समय से देश में भर्तियों पर लगभग कोई रोक सी लगी हुई थी पिछली सरकारों के समय में, और सब अधिकांश जो नौकरियां थी वो कहीं ठेकेदारी प्रथा के आधार पर मिल रही थी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद 2 प्रकार के बदलाव हुए हैं। एक तो भर्ती की प्रक्रिया फास्ट हुई है, तेज हुई है, और अब विज्ञापन आने और वास्तव में नौकरी मिलने के बीच में बहुत अंतर नहीं रहा है, वो अंतर कम हुआ है। और दूसरा, नौकरियों में के देने में पारदर्शिता भी खूब आई है। और पहले समय में जो दूसरे और तीसरे दर्जे की नौकरियां हुआ करती थी, उसमें बहुत बड़ी जो धांधली का कारण था वो साक्षात्कार था। साक्षात्कार कई लेवल्स पर समाप्त किया गया है और सभी जगह पर रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, रिश्वत का जो खेल है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में चलता रहा। प्रांतों में कई उस समय के चीफ मिनिस्टर जेल तक में बंद हुए और कई तो अभी तक जेल में बंद हैं।
तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में धांधलीबाजी नौकरियों में बहुत बड़ी थी। तो यह एक बहुत बड़ा और जिसको कहें कि ऑस्पिशियस बदलाव है, मंगलकारी बदलाव है, और सरकारी नौकरियों में भर्ती इसी प्रकार से होनी ही चाहिए। जो भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है उससे सिस्टम पर, व्यवस्था पर आम जन का विश्वास बढ़ा है। नहीं तो पूर्व में सभी लोग यही समझते थे कि बिना रिश्वत के नौकरी नहीं मिल सकती है। तो आज पिछले 10 सालों में इस प्रकार की किसी भी कोई भी रिपोर्टिंग इस प्रकार की नहीं हुई है कि कोई रिश्वत दे करके किसी को नौकरी मिली हो। जी। ऐसी अभी पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है पिछले 10 अश्विनी जी, रोजगार मेले की तमाम कड़ियों के साथ क्या आप ये मानते हैं कि एक तरफ पारदर्शिता सरकारी नौकरियों या सरकारी नौकरियों की भर्ती में दिखाई दी है, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का भी लगातार इस्तेमाल किया गया है और ये देखा गया है कि किस तरह से 800 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव एक तरह से पूरे तंत्र में, व्यवस्था में भी। देखिए, ये हमें समझ लेना पड़ेगा, पूरी जनता को समझना पड़ेगा। हम सब लोग समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नौकरी का मतलब, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। वास्तव में अपने देश में जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी में बदलाव आए हैं, हर क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमारी इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास हुआ है, जिसमें हर स्टार्टअप ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरी देने में सक्षम हो गया है। उसी प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो हैं, छोटे छोटे उद्यमी जो हैं, वो भी एक बड़ी मात्रा में रोजगार का निर्माण कर रहे हैं और इसमें प्रौद्योगिकी का एक खास योगदान है। अभी हम इससे पूर्व में यूपीआई की बात कर रहे थे, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे। देश में डिजिटाइजेशन जो जितनी तेज़ी से बढ़ा है, जो एआई का विकास हुआ है, जो ड्रोन्स बनने लगे हैं, जो अपने देश में रोबोटिक्स का निर्माण शुरू हुआ है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इससे रोजगार कम हो जाएंगे, लेकिन हम पूरी, जैसे आज हमने यूपीआई को पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया है, उसी प्रकार से हम ड्रोन्स हों, रोबोटिक्स हों, बाकी सब साजो सामान जो प्रौद्योगिकी की देन है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो दूसरे प्रकार का साजो सामान है, यदि हम पूरी दुनिया के लिए अपनी प्रौद्योगिकी जो हमारे देश के युवाओं ने विकसित की है, जो हमारे देश के कौशल के कारण ऐसा निर्माण हुआ है, एक वो विषय है। दूसरा, सरकार की तरफ से जो विशेष प्रयास पिछले 10 सालों में ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिले हैं, वो है स्किल फॉर्मेशन का, स्किल डेवलपमेंट का। जब हम एक तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, या ग्रेजुएशन से कम जिनकी शिक्षा है, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है। जो स्किल नहीं होने के कारण वो, जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयबल नहीं रहते हैं, रोजगार के लिए क्षमता नहीं होती उनमें, कहाँ रोजगार मिलेगा ये नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, चाहे वो मोबाइल के क्षेत्र में मोबाइल रिपेयर का काम है, या इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट है। मशीनरी के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में छोटे लेवल पर उसके में स्किल डेवलपमेंट है। उन सब के कारण जो हमारे युवा की एम्प्लॉयबिलिटी जो बढ़ी है, वो केवल सरकारी नौकरियों के लिए ही नहीं, देश में एक बड़ी मात्रा में जो बड़ा इकोसिस्टम रोजगार के लिए डेवलप हो रहा है, उसके लिए वो क्षमतावान बनते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से दोनों तरफ से अश्विनी जी, अंत में महिला ग्रेजुएट्स की जो बेरोजगारी दर थी, उसमें भी काफी कमी आई है। हालांकि कोई ऐसा ब्रेकअप अभी तक नहीं है सामने जो रोजगार मेले में कितनी महिलाओं को नौकरी मिली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिलाओं को भी नौकरियां मिलने में इस रोजगार मेले के तहत एक बड़ी, मतलब एक तरह से कहें कि एक पहल रही है? स्वाभाविक है। जहां मैंने आपको पहले भी कहा कि हम अभी जो नौकरियां दे रहे हैं, जो सरकार की तरफ से नौकरियां मिल रही हैं, वो सब नौकरी
जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर हो रही है। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भेदभाव नहीं होता कि महिला है पुरुष है, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो उसका कोई ऐसा लेखा जोखा नहीं होता। जो सक्षम होता है, जो क्षमतावान होता है, जो सबसे उत्तम होता है, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। इस प्रकार के जो पारदर्शी सिस्टम से, ये पारदर्शी सिस्टम मैं यहाँ पर आपके माध्यम से जनता के सामने ये भी बात रखना चाहूँगा, ये पारदर्शी सिस्टम केवल रोजगार और नौकरियों में ही नहीं है जी। जो शिक्षा संस्थानों में, खासतौर पर जो मेडिकल फील्ड में हमने देखा कि नीट के द्वारा जिस प्रकार से इतनी जबरदस्त धांधली उस समय हुआ करती थी मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में, आज सभी लोगों को एक समान आधार पर, एक ही नीट एग्जामिनेशन के आधार पर, चाहे वो MBBS की परीक्षा हो, चाहे वो MD के लिए हो। बिल्कुल अश्विनी जी आप सही कह रहे हैं कि नौकरियों में पारदर्शिता के साथ ही देश के युवाओं को रोजगार की गारंटी के साथ साथ पूरी प्रक्रिया में एक तरह से सिर्फ नौकरियों में भर्ती नहीं बल्कि दाखिलों में भी भर्तियों को लेकर जो पारदर्शिता लाई गई है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी का एक बड़ा, एक तरह से अहम रोल है और उसी के कारण और देश में और एक अच्छी नीयत के तहत इस काम को पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए इस विषय पर। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।